हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि एसएचएम में अभी तक आप लोगों ने देख रखा है कि हम लोगों ने जो है सिंपल पेंडुलम तक की चीज़ें देख ली हैं, है ना। लेकिन सिंपल पेंडुलम के रिलेशन को इस्टेब्लिश किया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं सिंपल पेंडुलम में और किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उसे देखते हैं, है कि नहीं। ध्यान दीजिए, अगर आपने नहीं देखा है सिंपल पेंडुलम तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो स्किप कीजिए और जाइए पहले सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिए, है कि नहीं। तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई एक सिंपल पेंडुलम है और जिसका लेंथ है L, एक बॉब है जिसको हम लोगों ने एक स्ट्रिंग से बांध के रखा है और वो स्विंग करवाते हैं, इस तरह से वो मूव करता है और किसी इंस्टेंट पर मान लो ये यहाँ पर है, तो इसका टाइम पीरियड जो हम लोगों ने निकाला ये 2π√L/g, ये हम लोगों ने टाइम पीरियड देखा है कि ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम हो सकते हैं, हम लोग इसी को आज देखने की कोशिश करेंगे और आज का लेक्चर केवल और केवल सिंपल पेंडुलम पर ही बेस्ड होगा, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरा टाइम खाली इसी पे जाने वाला है। तो हम लोगों ने यहाँ देखा t = 2π√L/g। एक चीज हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि अगर आपके पास कोई सिंपल पेंडुलम है और वो एक्सपेरिमेंट, सिंपल पेंडुलम का जो एक्सपेरिमेंट है, इसको किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में, मतलब एक ऐसे फ्रेम में जो एक्सेलरेटेड है, ये जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल है, या ऐसे है या ऐसे किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस फ्रेम में एक्सेलरेशन होना चाहिए। ऐसे किसी केस में हम लोग यहाँ G की जगह क्या लिखते हैं, G इफेक्टिव, है कि नहीं। लेकिन ये G इफेक्टिव बेसिकली है क्या, नेट फोर्स ऑन द बॉब डिवाइडेड बाय मास, यही तो G इफेक्टिव है। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। और ये नेट फोर्स चेंज करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे एक तो यहां जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो जाता है तो हम क्या काम करते हैं कि उसी फ्रेम में जाके बैठते हैं और इस ऑब्जेक्ट पर स्यूडो फोर्स लगा लेते हैं और G इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज देखते हैं कि और क्या तरीका हो सकता है। दूसरी बात, अगर टाइम पीरियड ही चेंज करने की बात है तो जिस तरह से G में वेरिएशन आ सकता है, उसी तरह लंबाई को भी वेरी करवा के टाइम पीरियड वेरी करवाया जा सकता है कि नहीं। तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से वेरिएशन पॉसिबल है टाइम पीरियड के कैलकुलेशन में, है कि नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं और वहीं से आज का लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ कंप्लीट सेटअप ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। ध्यान दीजिए, लिक्विड के बारे में विस्कोसिटी कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब आप नॉन विस्कस एज्यूम करेंगे। ध्यान, ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी हैं कि अगर विस्कोसिटी नहीं दिया है, फ्रिक्शन नहीं दिया है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं डिस्कस करेंगे और मान लेंगे कि वो नॉन विस्कस है। देन कैलकुलेट टाइम पीरियड इफ डेंसिटी ऑफ द बॉब इज रो एंड रो ग्रेटर देन सिग्मा, है कि नहीं। कुछ भी नहीं करना भाई, अभी हमने कहा कि जब भी कुछ अदर सेटअप की बात आए तो आप एफ नेट कैलकुलेट करो और उसी को मास से डिवाइड कर दो, यही वैल्यू G इफेक्टिव हो जाएगी, है ना। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं कि एफ नेट क्या होगा और उसके बाद में देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। लेकिन
इससे पहले मैं बार बार रिपीट करता रहा हूं आपसे कि अगर वास्तव में आप अपनी तैयारी को लेके पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं तो बिना कॉपी पेन के आप मेरे साथ नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। आपको कॉपी और पेन के साथ बैठना ही होगा और पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना होगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद में जो है फिर हम लोग देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और खुद अटेम्प्ट किया होगा। आंसर आ गया देन वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, है कि नहीं। चलिए अब इसको जो है मान लीजिए कि एक सिंपल पेंडुलम है और उसमें लेंथ जो है वो L है, बॉब जो है उसका कुछ वॉल्यूम है और वो इस तरह से ऑस्किलेट कर रहा है। तो पहले अगर एयर की बात करें, इन एयर टी की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट L/G होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर इसको किसी लिक्विड में डिप कर दे रहे हो, लिक्विड का हो या फ्लूइड का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। दोनों के केस में इस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक mg डाउनवर्ड लगाएंगे, है कि नहीं। ध्यान दीजिए, फोर्स मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इससे पहले वाले लेक्चर में। सबसे पहले क्या करना होता है कि बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए और उसके बाद रिलीज कर दीजिए और एक्सेप्ट मीन पोजीशन, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद उस पर लगने वाला नेट फोर्स निकालिए और अगर वो SHM के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वहां से आपको ओमेगा मिल जाता है कि नहीं। मैंने स्टेप्स लिखाए हैं आपको कि सबसे पहले क्या करना है, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट स्लाइटली फ्रॉम द मीन पोजीशन, कैलकुलेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, डिवाइड विद मास व्हिच गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन दे दिया गया और कोई पार्टिकल अगर SHM करता है तो उसके एक्सेलरेशन का इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि A = -ω² x होता है। इसी से कंपेयर कर देंगे, ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा में ही टाइम पीरियड होता है तो आपको टाइम पीरियड मिल जाता है कि नहीं। तो इस बॉब पर लगने वाले फोर्स क्या होंगे, एक तो mg डाउनवर्ड लगेगा, एक अपथ्रस्ट लगेगा ऊपर की तरफ और एक इस स्ट्रिंग में टेंशन है T। अगर ये डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लेते हैं तो एक आएगा T cos थीटा और एक इधर आएगा T sin थीटा, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ध्यान देने वाली बात है भाई। हमने कहा कि अगर इस पर कैलकुलेट करते हो और वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग की लंबाई नहीं चेंज होगी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब इन वर्टिकल डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा Fy = 0, है कि नहीं। और सिग्मा Fy = 0 लिखते हैं तो क्या होगा, F अपथ्रस्ट प्लस T cos थीटा माइनस mg = 0, है कि नहीं। अपथ्रस्ट क्या होता है, अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को आपने किसी लिक्विड में डिप कर दिया है जिसकी डेंसिटी रो है, तो ये पूरी तरह से इनसाइड है कि नहीं। और लगने वाला फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, है कि नहीं। और फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा को हम थीटा लिखते हैं और कॉस थीटा को 1, इसका मतलब इसको हम लोग t लिख सकते हैं, है कि नहीं। और mg को v
रो जी लिखा जा सकता है। इसका मतलब टी की वैल्यू यहाँ से इसको राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। अगर इसमें वी रो जी कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस सिग्मा बाई, यही होगा। ध्यान दीजिए हम लोगों ने एक एजम्पशन ले रखा है पहले से, क्या, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि जब एसएचएम की बात हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम की बात किया था तो हम लोग ये देख चुके हैं कि ये रिलेशन कब निकल के आता है, जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तब, है कि नहीं। तो यहाँ भी हम वो एजम्पशन नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम लोगों को ये कहा गया है कि ये सिंपल पेंडुलम है, एसएचएम कर रहा है। और मैंने सबसे पहले ही बता रखा है आपको कि अगर कहीं क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि वो एसएचएम कर रहा है तो थोड़ी सी जोर जबरदस्ती करनी पड़ सकती है कि नहीं। तो चलिए ये हो गया। एंड रेस्टोरिंग फोर्स, भाई ये रेस्टोरिंग फोर्स कौन है? यही टी साइन थीटा तो है। और रेस्टोरिंग फोर्स है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट लगेगा, तो माइनस साइन आप यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक की बातों में आपको कोई डाउट नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए अब जो है रेस्टोरिंग फोर्स अगर निकल के आ गया, वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ आर इक्वल टू माइनस ऑफ टी की वैल्यू हम लोगों ने वी रो जी मतलब एम जी, और ये है 1 माइनस सिग्मा बाई रो। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर डिवाइडेड बाई एम माइनस जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। यही तो चाहिए था भाई। और साइन थीटा भी है इसके साथ, ये तो टी की वैल्यू हम लोगों ने लिखा है कि नहीं। और स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा को क्या लिख दिया जाए, थीटा लिख सकते हैं ना। ये क्यों? फिर से फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस किया जा सकता है। ए इक्वल टू माइनस जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो, और इसको क्या एक्स बाई एल यूज कर सकते हैं इस फिगर से। ये पेंडुलम था और ये यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, ये थीटा है, ये आर्क है, इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है और ये लंबाई एल है। तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एक्स बाई एल हो गया। एक्सेलरेशन निकल जाने के बाद हमको पता चला कि ये एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अब लास्ट लाइन बचा हुआ है क्या, कंपेयर विद ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ये सारी वैल्यू मीन्स जी बाई एल अंडर ब्रैकेट 1 माइनस सिग्मा बाई रो अंडर रूट हो गया। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी। तो यहां से टी की वैल्यू निकल के आ गई क्या, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। कोई दिक्कत? तो इस तरह से अगर कोई और फोर्स लग रहा है तो आपको जी ही कैलकुलेट करना है, जिसको हम जी इफेक्टिव कह रहे थे, और वो एफ नेट डिवाइडेड बाई एम होगा। एफ नेट मतलब रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाई मास, है कि नहीं।
और यहाँ से रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास किया, हमको x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। हम कह सकते हैं कि नहीं अब ये SHM करेगा, और SHM में आइसोलेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ऐसे ढेर सारे केसेस बन सकते हैं। अच्छा चलिए मैं इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने जो देखा था उसमें क्या था, हमने लिखा था लास्ट में कि रो ग्रेटर देन सिग्मा, मतलब जो बॉब है उसकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी के से ज़्यादा है, तो बॉब की टेंडेंसी क्या होगी, नीचे बैठ जाने की, है कि नहीं। इसी को इन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, और अगर मैं ये लिख दूं कि रो इज लेस देन सिग्मा, उस केस में क्या होगा टाइम पीरियड, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो मैं कहूंगा तुरंत आप शुरू हो जाइए, वीडियो कीजिए पॉज और हो जाइए शुरू, बता दीजिए आंसर कि क्या आएगा, है कि नहीं। देखता हूं मैं तुरंत, चलिए जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके और अटेम्प्ट किया होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि होगा क्या। हमने इस बार क्या बोला है कि रो की वैल्यू सिग्मा से ज़्यादा है, और जब भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हो जाता है तो उस समय वो लिक्विड फ्लोट करने की टेंडेंसी में होता है। इसका मतलब कि उसको अगर आपने यहाँ कहीं बांध के रखा है तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर भग के जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और इस पूरे में लिक्विड फिल किया गया है। अब अगर इसको छोड़ोगे आप तो ऐसे सर्कुलर पाथ पर चलेगा वो, है कि नहीं। आप इसको ले जाके, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें ये ऊपर जाने की टेंडेंसी में है और आपने रस्सी से बांध के रखा है, ठीक है। यहां अगर आपने इसको बांध दिया तो अब इस रस्सी के कारण वो ऊपर नहीं जा पाएगा। फिर से ये क्या है, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। मान लीजिए यहां आ गया, इस केस में ये थ्रेड कुछ यहां होगा, मान लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और फिर से इस पर वही प्रोसेस, इसका एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाने में क्या होगा, इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, अपथ्रस्ट हमेशा ऊपर ही लगता है तो ऊपर लगेगा, और ये टेंशन इस साइड में लगेगा जिसका एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा डाउनवर्ड होगा क्योंकि ये थीटा होगा, और एक टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये रस्सी की लंबाई एक्सटेंड नहीं कर सकती। इसका मतलब सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लिखते हैं आप तो क्या आएगा, ये आएगा अप थ्रस्ट माइनस टी कॉस थीटा माइनस mg इक्वल टू 0। थीटा की स्मॉल वैल्यू के लिए कॉस थीटा को फिर से 1 बना देंगे हम लोग, और t की वैल्यू आ जाएगी अप थ्रस्ट मतलब v सिग्मा जी माइनस v रो जी। अगर v रो जी कॉमन ले लिया जाए तो v रो जी कॉमन लेते हैं तो सिग्मा माइनस रो सिग्मा अपॉन रो -1 ये वैल्यू होगी। ये तो mg है तो t की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं mg सिग्मा बाई रो -1, है कि नहीं। सो रेस्टोरिंग फोर्स Fr इक्वल टू टी साइन थीटा, और ये रेस्टोरिंग है तो इसको के सामने नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं, और साइन थीटा की स्मॉल वैल्यू के लिए माइनस टी थीटा लिख सकते हैं हम लोग, माइनस टी और थीटा की वैल्यू x/l पुट कर सकते हैं, और t की वैल्यू यहाँ है ही तो t की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा -mg
बाई एल और ये हो जाएगा सिग्मा बाई रो माइनस 1 इंटू एक्स, है कि नहीं। ये रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब इसी रेस्टोरिंग फोर्स को क्या करना है, मास से डिवाइड करना है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी एफ आर डिवाइडेड बाई एम और ये हो जाएगा माइनस जी बाई एल सिग्मा बाई रो माइनस 1। कंपेयर कर दीजिए, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब यहां पर ओमेगा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या होगा, अंडर रूट जी बाई एल और ये हो जाएगा सिग्मा बाई रो माइनस 1, है कि नहीं। और यही तो 2 पाई बाई टी होता है। इसका मतलब टी की वैल्यू अब फिर से वही आ गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी और सिग्मा अपॉन रो माइनस 1 ये आ जाएगा। तो पिछले और इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है भाई, बस यहीं पर अगर मॉड लगा देते तो काम चल जाता। यहां पर हुआ क्या, बॉब पहले नीचे लटक रहा था, अब बॉब ऊपर भग के ऑस्किलेट कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है कि नहीं। पहले क्वेश्चन में क्या आया था, जी और 1 माइनस सिग्मा बाई रो, क्यों, क्योंकि ये सिग्मा पहले छोटा था, रो बड़ा था। अब यहां पर क्या हुआ, सिग्मा बड़ा हो गया, तो यहां पर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग इसी को मॉड लिख के काम चला सकते थे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो, है कि नहीं। ये टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब कि केवल मॉड लिख के काम चलाया जा सकता है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता, है कि नहीं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये बात आपको लोगों को समझ में आई है ना। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करता हूं। चलिए देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो एम्स 2001 में पूछा गया है, ठीक है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, फिर भी एम्स ने पूछा था इसलिए मैंने ले लिया इसको। कह रहे द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी रिमेनिंग एट रेस्ट इनसाइड ए लिफ्ट। कह रहा है एक लिफ्ट है, उसके अंदर कोई सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड टी आता है, कब, जब वो लिफ्ट रेस्ट कंडीशन में है। कह रहे फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम व्हेन द लिफ्ट स्टार्ट टू मूव अप विद एन एक्सेलरेशन g/4 और आंसर दिया हुआ था t/2, 2t/5, 2t/√5, ठीक है। तो पहले तो कहूंगा भाई कीजिए वीडियो पॉज और हो जाइए शुरू, है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको सेलेक्ट होना है रियली तो आपको ये करना ही होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपको बताया है कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, लेकिन जब नॉन इनर्शियल फ्रेम आता है तो इसको G इफेक्टिव लिख देते हैं, यही ना करते हैं। और G इफेक्टिव होता क्या है, वेक्टर सम ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू स्यूडो फोर्स। ध्यान रखिए मेरी बात, वेक्टर सम ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मान लो इसमें कोई एक पेंडुलम है तो इस पर G तो नीचे ही लगेगा और ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है तो इस पर स्यूडो फोर्स भी नीचे ही लगेगा और उसके कारण एक्सेलरेशन नीचे ही होगा। और ये दोनों एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर एक डायरेक्शन में हो तो उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड हो जाता है। इसका मतलब G इफेक्टिव की जगह क्या लिख लेंगे, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव क्या होगा भाई, G प्लस G/4, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है G/4। ये क्या हो जाएगा 5G/4, तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट, ये 4 ऊपर चला जाएगा अपॉन 5G, है कि नहीं।
ये 2 बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो गया 2 पाई बाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी, और इसे 1/√5 लिख दिया जाए अलग। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि इसकी वैल्यू t होती है, तो t डैश की वैल्यू क्या हो गया, ये हो जाएगा 2t/√5। समझ में आया? इसका मतलब ऑप्शन 4 जो है वो सही था, है कि नहीं? तो इस तरीके से अच्छा ध्यान रखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि एक सिंगल क्वेश्चन है, ऐसे भी हो सकता है। कहेगा कि एक बॉब है, उस पर एक चार्ज है, और मान लीजिए वो नेगेटिव चार्ज है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दिया, ये ऊपर बंधा हुआ है कहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर कहीं है और चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज पर फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लगता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, और एक mg तो इस पर लग ही रहा था, यही क्या हो जाएगा, नेट फोर्स। समझ में आ रहा है ना? तो G इफेक्टिव की जगह क्या हो जाएगा, G इफेक्टिव ये हो जाएगा G प्लस क्यू ई बाई एम। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो जाता तो ये फोर्स ऊपर हो जाता, ये क्यू ई, और यहां पर हमको क्या यूज करना पड़ता, सबट्रैक्शन, है कि नहीं? तो इस तरह से ढेर सारे वेरिएशन दिए जा सकते हैं आपसे, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर प्रैक्टिस जरूर करेंगे, है कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं कि कैसा और क्वेश्चन वेरिएशन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, करें सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग SHM with time period t. If the length of the pendulum increased by 21%, then percentage increase in the time period of the pendulum is. ध्यान दीजिए भाई, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और जैसे ही बात वो परसेंटेज की लिखता है तो मेडिकल के 50% स्टूडेंट धराशायी वहीं बोला, अरे यार ये क्या आ गया, ठीक। अरे भाई परसेंटेज बहुत आसान सी चीज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। बेसिकली उसने किस में इंक्रीज किया, पहले तो फार्मूला लिखना चाहिए, टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और जब भी इस तरह से कंपैरिजन की बात आती है तो हम क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को ना लिखने के बजाय खाली हम ऐसे भी लिख के काम चला सकते हैं कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाकी चीजों से कोई छेड़खानी नहीं किया गया। भाई ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, जी ही बदला जा सकता था किसी दूसरे मीडियम में डालकर और किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखकर, ऐसे जी बदल सकते थे हम लोग, इस पर कोई एडिशनल फोर्स लगा के। लेकिन यहाँ उसने उसके साथ कुछ नहीं किया, लंबाई के साथ छेड़खानी किया है। तो हम लोग करेंगे क्या, जिसमें चेंज की बात करेगा उसकी इनिशियल वैल्यू को आप 100 एज्यूम कर लो, क्योंकि आंसर तो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, कोई एक्सप्रेशन तो बताना नहीं है। तो हम लोगों को करना क्या होगा, चलिए मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं। हम लोगों को करना होगा कि हम लोग लिखेंगे t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, और पहले लिखेंगे कि इफ l इक्वल टू 100 देन l डैश, भाई नई लंबाई उससे 21%, तो जितना परसेंट कहे उसमें और ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 121, है ना। और ये हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं t डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l डैश अंडर रूट। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड जब भी करते हैं अब तो प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग लिखेंगे t डैश अपॉन t इक्वल टू अंडर रूट l डैश अपॉन l। t डैश पता नहीं, t पहले था वो है, और ये हो गया अंडर रूट 121 डिवाइडेड बाई 100,
ये तो 11/10 हो गया, है कि नहीं। अच्छा, हम लोगों को निकालना क्या है, पहले इस बात को ध्यान दीजिए। हम लोगों को कह रहा है कि परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। परसेंटेज चेंज होता क्या है भाई, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, यही होता है परसेंटेज चेंज। ठीक है, यहां से हमको पता लग गया कि टी डैश की वैल्यू बढ़ गई है ना। यहां से अगर इस टी डैश से किसी तरह से टी सब्ट्रैक्ट हो जाता तो काम चल जाता, तो डेल्टा टी हम लोगों को मिल जाता और डिनोमिनेटर में टी है ही। तो ये देखते हुए हम क्या करेंगे, इसी से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर करेंगे तो दोनों साइड में, एक तरफ 11/10 है उसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 11/10 था ना। अब ये क्या हो गया, टी डैश माइनस टी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 1/10 हो गया। ये हमको मिल गया क्या, डेल्टा टी अपॉन टी। इसका मतलब परसेंटेज एरर क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज क्या होता है भाई, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, सो परसेंटेज एरर डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ये 1/10 आया था, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 10%, है कि नहीं। तो परसेंटेज बहुत आसान सी चीज होती है, और अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना आता है तो एक और तरीका होता है, ठीक है, उससे भी बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला मेथड कि t इक्वल टू 2π√L/g है, तो यहां इसको पावर में कन्वर्ट कर दीजिए और लॉग लेके काम कर लीजिए। ठीक है, लेकिन चलिए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि इसको मैं 2 तरीके से बताऊं, समझ में आया। तो यहां इस तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि टाइम पीरियड अगर सिंपल पेंडुलम का पूछा जाता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है कि नहीं। और सभी तरीके के वेरिएशन हम लोगों ने देख लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि वेरिएशन कैसे कैसे हम लोगों ने देखा। पहले तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें एक पेंडुलम है जिसको यहाँ से बीटा डिग्री तक रोटेट करके छोड़ दिया गया और यहाँ से टकराने के बाद तुरंत लौट जाता है। तो टाइम की बात पूछा था हमने कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये बता दो। यहाँ हम लोगों ने क्या किया, लिमिट लगा दिया भाई कि इधर पेंडुलम आ ही नहीं सकता इतना, ये टाइम बचा लिया, है कि नहीं। फिर हम लोगों ने देखा कि टाइम पीरियड में लंबाई एक रोल प्ले करती है, तो लंबाई को भी चेंज कर लिया। क्या हमने कहा कि ये किस तरह से अवरोध है और यहाँ से बांध दिया, इसको ऐसे छोड़ दिया। इसकी वैल्यू शायद हमने लिया था 3L/4 और कहा था कि अब तो जैसे ये यहाँ तक आएगा तब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद चलेगा तो ये रस्सी इसी में फंस जाएगी और अब इस रस्सी की लंबाई छोटी हो जाएगी, तो ये इसका आर्क जो है अब कुछ चेंज हो जाएगा। इतना लंबाई चेंज हो गई तो इधर हाफ साइकिल का टाइम पीरियड कुछ और होगा, इधर वाले हाफ साइकिल का टाइम पीरियड कुछ और होगा। लंबाई बदल के देख लिया हम लोगों ने, है कि नहीं। दूसरे मीडियम में डाल के देख लिया, परसेंटेज देख लिया। अब इससे ज़्यादा वेरिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं है यार, है कि नहीं। चलिए फिर कुछ और देखते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी बचा हुआ है इसमें, आइए देख लेते हैं उसको। एक कॉन्सेप्ट है इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम, ध्यान दीजिए। इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम का मतलब कुछ और नहीं है, जब भी किसी
पेंडुलम का लेंथ अर्थ रेडियस के कंपेरेबल हो जाए। भाई ये छोटी क्वांटिटी नहीं है, अर्थ रेडियस 6400 किलोमीटर होता है कि नहीं, तो उसके कंपेरेबल हो जाए तो उस पेंडुलम को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। और उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप फिगर अगर बना सकते हैं तो आंसर आ भी सकता है आसानी से। मान लीजिए ये अर्थ है और इसका रेडियस जो है ये है r। एक सिंपल पेंडुलम लिया जिसकी लंबाई कुछ ज़्यादा ही है और इसको इसी पर ऐसे ऑस्किलेट करवा दिया, है ना, बस उस ग्रेज करता है सरफेस को ऐसे। और किसी इंस्टेंट पर हमने कहा कि मान लो वो पेंडुलम इस जगह पर है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये यहां से एक एंगल बनाता है थीटा, ये पेंडुलम है कि नहीं। अब इस केस में अगर इसका एफबीडी बनाते हो आप तो क्या होगा, मैं कहूंगा कि एक बार वीडियो पॉज करके एफबीडी आप बनाइए, है ना, क्योंकि उसी में सब कुछ है। इसका लेंथ अगर एल है तो क्या होगा, आइए मैं बनाता हूं। इस पर mg कैसे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। भाई अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बस इसीलिए मैंने दिया था कि वीडियो पॉज कीजिए और शुरू हो जाइए। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ रखा है यार कि ये अर्थ हर किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये सही डायरेक्शन नहीं है। mg का जो डायरेक्शन है वो तो अर्थ से इस डायरेक्शन में होगा, ये mg का डायरेक्शन है कि नहीं। इस रस्सी में टेंशन इधर होगा, यहां भी कुछ एंगल बनेगा, मान लेते हैं अल्फा है। तो इस ऑब्जेक्ट पर इस रस्सी के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर हम लोग कंपोनेंट लेते हैं तो होगा क्या, मान लीजिए इधर हम लोग कंपोनेंट लेते हैं तो ये एंगल पता होना चाहिए, है कि नहीं। ये एंगल क्या होगा, इस पूरे ट्रायंगल को ले लीजिए, ये एंगल और ये एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है ये, तो ये एंगल थीटा प्लस अल्फा होगा या नहीं। किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दो तो वो ये एक्सटर्नल एंगल अपने दो इंटरनल के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब ये एंगल होगा थीटा प्लस अल्फा। तो ये mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, mg कॉस थीटा प्लस अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा mg साइन थीटा प्लस अल्फा, ये होगा ना। अब जो है यहां पर ये टेंशन T इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg कॉस थीटा प्लस अल्फा। और रेस्टोरिंग फोर्स की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये रेस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, भाई यही mg साइन थीटा प्लस अल्फा। और रेस्टोरिंग है तो निगेटिव साइन यूज कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने डिस्प्लेस किया उधर और लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, है कि नहीं। एंड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा अब थीटा के बजाय थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू थीटा प्लस अल्फा पुट कर सकते हैं हम लोग। तो रेस्टोरिंग फोर्स माइनस mg
और ये हो गया थीटा प्लस अल्फा, और इसकी वैल्यू जरा पुट करते हैं। अगर इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये भाई बहुत ज़्यादा दूरी पर है, और SHM कब होता है? जब एम्पलीट्यूड छोटा हो। इसका मतलब यहाँ पर अगर ये दूरी बहुत कम है, इसको x लिख दें हम लोग, तो ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई l, और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइडेड बाई RE, हो जाएगा ना। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस mg और x बाई l प्लस x अपॉन r, है कि नहीं? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू रेस्टोरिंग फोर्स को मास से डिवाइड कर दीजिए, और ये आ जाएगा g अंडर ब्रैकेट 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर ई इंटू एक्स। इसी को कंपेयर कर दो विद ओमेगा इक्वल टू, सॉरी, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, है कि नहीं? चलिए लिख देते हैं हम लोग, और ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी अंडर रूट जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर ई। इसका मतलब t इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर ई। ये एक एक्सप्रेशन आया कब? जब लेंथ अर्थ रेडियस के कंपेरेबल हो जाए तो टाइम पीरियड इतना होता है कि नहीं? अब इसमें अलग अलग केसेस लिख सकते हैं हम लोग। पहला केस तो यही लिख लेते हैं, इफ स्मॉल एल मच लेस देन आर ई। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बाई एल मच ग्रेटर देन 1 बाई आर ई। भाई L की वैल्यू अगर 2 है और आर ई की वैल्यू 100, तो इसकी वैल्यू 1 बाई 2 और इसकी वैल्यू 1 बाई 100 हो जाएगा ना। तो इस बात को ध्यान देंगे कि यहाँ जो छोटा रहेगा यहाँ पर वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने बता रखा कि एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जब दूसरा बहुत छोटा हो जाए तो नेग्लेक्ट कर दो उसको, और ये t की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट, ये l ऊपर चला जाएगा, l बाई जी जो हम लोग अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे। दूसरा केस हम लोग ले सकते हैं, इफ l मच ग्रेटर देन आर ई। इसका मतलब 1 बाई एल मच लेस देन 1 बाई आर ई होगा, और ये t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी। ध्यान दीजिए ये डेटा काम का है, ये आपको याद होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी आती है कि नहीं? इसकी वैल्यू जो है ये 84.6 मिनट आता है, ठीक है, और कई जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी, ये 84.6 मिनट होता है। ये बात आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। अगर आप PMT के लिए जा रहे हो, तो इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कुछ याद करके जाना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग, क्या कि अगर जो है TL की वैल्यू RE के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, इफ L इक्वल टू RE, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल और 1 बाई आर ई, 1 बाई आर ई हो जाएगा, तो 2 RE बाई जी। इसका मतलब जो ये पहले वाला T आया था 84.6 इंटू अंडर रूट 2, यही ना हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्स, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा, सॉरी, ये जी ऊपर नहीं होगा, नीचे आएगा,
तो ये डिवाइड कर दीजिए √2 और ये आ गया 1 आवर। ठीक है, तो अगर अर्थ रेडियस के बराबर हो जाए तो उस टाइम पीरियड को हम 1 आवर लिख सकते हैं। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी, अगर ये पूछ लिया जाए कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड कितना हो सकता है, भाई लेंथ इनफाइनाइट कर दो। लेंथ इनफाइनाइट कर दोगे तो क्या होगा 84.6 मिनट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है कि नहीं। चलिए, अच्छा एक चीज़ और याद आ गया, वो भी देख ही लेते हैं इसी समय। एक और पेंडुलम होता है, क्या होता है, सेकंड पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम, नाम से ही पता है यार, एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो। अगर आप सोच रहे हो कि ये 1 सेकेंड होगा तो गलत सोच रहे हो। एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड अगर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड्स पेंडुलम। और इसमें कुछ करना नहीं है, अब उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, t = 2 पाई √L/g। अगर वैल्यू पुट करते हैं, ये 2 है, ये 2 पाई √L और g की वैल्यू 9.8, तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये लेंथ ऑफ पेंडुलम अप्रॉक्स 99.6 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, अप्रॉक्स 99.6 सेंटीमीटर आता है। 6 होता है या सॉरी 6 नहीं 3 है ना, 99.3 सेंटीमीटर मतलब अप्रॉक्स 1 मीटर सीधे लिख दो अगर अप्रॉक्स ही लिखना है तो, है ना। तो एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड पेंडुलम। तो मुझे उम्मीद है कि सिंपल पेंडुलम पर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इससे ज़्यादा सिंपल पेंडुलम से और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होने की गुंजाइश नहीं होती। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए ही जा रहे हो तो हो भी सकता है, जैसे अभी हम लोग देखेंगे वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि जो ये वायर हम लोग स्ट्रिंग यूज कर रहे थे, हम उसको एक मेटालिक वायर से बांधते। ये क्या है, मेटालिक वायर। ठीक, और टेम्परेचर चेंज कर दें तो इसमें लीनियर एक्सपेंशन होता है, तब भी टाइम पीरियड चेंज हो सकता है। दूसरी बात, ये मेटालिक वायर है तो इसका अपना कोई यंग्स मॉडुलस होगा, और ये जब ऑस्किलेट करेगा तो यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहां पर एक और फोर्स बाहर की तरफ लगेगा mv²/r लगेगा ना, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है। तो इसके कारण यहां पर टेंशन सबसे ज्यादा होता है और जिसके कारण इसमें इलॉन्गेशन हो सकता है ना। तो वो इलॉन्गेशन हो जाए तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक जाने की ज़रूरत है। सिंपल पेंडुलम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और अगर हो गया और यहाँ तक आपने देख रखा है तो विश्वास मानिए कि वो क्वेश्चन भी आपसे हो ही जाएगा। ठीक है, अगर और किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको चीज़ें पसंद आई है तो आपका शेयर और लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप मुझे ज़रूर देंगे, है कि नहीं। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे और कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में और डिस्कशन करेंगे हम लोग, डिटेल डिस्कशन। ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। चलिए फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। नमस्कार।